जिनेंद्र, आज हम NCERT 12th माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी की गई नई प्रश्न बैंक समष्टि अर्थशास्त्र अध्याय 1 को सॉल्व करेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है समग्र का, यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था की सभी इकाइयों का समग्र रूप से अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। समूह की बनावट पर ध्यान न देना किस अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या है? समष्टि अर्थशास्त्र जो है संपूर्ण पर तो ध्यान देती है, लेकिन उसकी जो एक एक इकाइयाँ होती हैं उनकी बनावट पर ध्यान नहीं देती है। समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है। समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है राष्ट्रीय आय एवं रोजगार सिद्धांत। तो इसका आंसर है दोनों में से कोई नहीं। जो सामान्य मूल्य स्तर है उसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत तो किया जाता, लेकिन यह मुख्य यंत्र नहीं है। मुख्य यंत्र है राष्ट्रीय आय एवं रोजगार सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र अस्तित्व में आया 1929 में। महामंदी आई थी, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बहुत कम हो गई थी। तब व्यष्टि अर्थशास्त्र के स्थान पर समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा कीन्स ने दी थी। आर्थिक इकाई हो सकते हैं उपभोक्ता, उत्पादक, सरकार, निगम, बैंक। सभी आर्थिक इकाइयां हैं, धन से संबंधित कार्य करते हैं। पारिवारिक क्षेत्र है फर्म, सरकार के अतिरिक्त दूसरा बड़ा क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है? पारिवारिक क्षेत्र कहलाता है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। राष्ट्रीय आय का अध्ययन व्यष्टि दृष्टिकोण से नहीं बल्कि समष्टि दृष्टिकोण से किया जाता है। राष्ट्रीय आय बड़ी चीज़ है, इसलिए इसका अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता है? व्यापक या योगात्मक अर्थशास्त्र कहा जाता है। समग्र के समूह या इकाइयों में परस्पर निर्भरता पाई जाती है। जो समग्र होता है उसकी जो इकाइयाँ होती हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। अर्थशास्त्र के निष्कर्ष समूह या बड़े योगों पर लागू नहीं किए जा सकते। व्यष्टि अर्थशास्त्र के निष्कर्ष केवल छोटी इकाइयों पर ही लागू किए जा सकते हैं, सभी पर नहीं। डैश को समष्टि दृष्टिकोण के विकास का श्रेय दिया जाता। कीन्स जो हैं उन्होंने समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव किया 1929 में। विजातीयता की समस्या डैश अर्थशास्त्र में पाई जाती है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण का अध्ययन करता है, तो संपूर्ण की सारी इकाइयाँ, जरूरी नहीं है कि सभी इकाइयाँ एक जैसी हों, इकाइयाँ अलग अलग हो सकती हैं। अलग अलग इकाइयों को ही हम क्या कहते हैं? विजातीय समूह। जोड़ियाँ बनाइए। राष्ट्रीय आय एवं रोजगार जो है वो समष्टि दृष्टिकोण से इसका अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत फर्म जो है वो व्यष्टि दृष्टिकोण के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र जो है उसका उद्भव कीन्स ने किया। व्यष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव एडम स्मिथ ने नाम दिया। व्यष्टि और समष्टि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और मैक्रो शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। सत्य बेरोजगारी का विश्लेषण व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। बेरोजगारी बड़ी समस्या है, इसका व्यष्टि में नहीं बल्कि समष्टि में अध्ययन किया जाता है, इसलिए यह गलत है। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है। किसी एक वस्तु, ये छोटी समस्या है, इसका व्यष्टि में अध्ययन किया जाता है, यह सही है। सूक्ष्म अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। सूक्ष्म यानी छोटा का अध्ययन हम समष्टि में नहीं बल्कि व्यष्टि में करते हैं, इसलिए यह गलत है। विजातीय समूह की समस्या व्यष्टि अर्थशास्त्र में आती है, यह बड़े समूह में आती है, व्यष्टि नहीं बल्कि समष्टि में, इसलिए यह भी गलत है। व्यष्टि और समष्टि एक दूसरे के प्रतियोगी नहीं बल्कि पूरक होते हैं, इसलिए यह भी गलत है। व्यष्टि इकाइयाँ, पूरक का मतलब है व्यष्टि समष्टि की मदद करती है और समष्टि व्यष्टि की मदद करती है। व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, यह कथन सही है। व्यक्तिगत छोटी इकाई होती है, इनका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। एक शब्द में उत्तर। मैक्रो शब्द किस अर्थशास्त्र से संबंधित है? मैक्रो यानी समष्टि।
समष्टि अर्थशास्त्र का एक दोष यह है कि यह समूह की बनावट पर ध्यान नहीं देता, मतलब ये संपूर्ण समूह को तो देखता है लेकिन उसके अंदर की छोटी छोटी इकाइयों पर ध्यान नहीं देता। समष्टि अर्थशास्त्र कब अस्तित्व में आया? 1929 की महामंदी के बाद अस्तित्व में आया। व्यापार चक्रों का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में किया जाता है? समष्टि में। व्यापार चक्र यानी तेजी और मंदी, ये बड़ी समस्याएं, इनका अध्ययन समष्टि के अंतर्गत किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर बड़े समूहों की समस्या का अध्ययन, बड़े समूह समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि और समष्टि एक दूसरे के क्या हैं? पूरक है, यानी देश एक दूसरे की सहायता करते हैं। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में दो अंतर लिखिए। पहला है अध्ययन। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करता है, यानी ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था है, इसकी जो छोटी छोटी इकाइयां हैं इसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र करेगा। और समष्टि अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करेगा? इन इकाइयों के योगों का अध्ययन करता है, इनका एक साथ अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक व्यक्ति एक परिवार का अध्ययन करेंगे, इसमें कुल राष्ट्रीय आय और कुल विनियोग का अध्ययन, यानी इसमें एक का और इसमें कुल का अध्ययन करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय कीमत सिद्धांत है, यानी इसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमत निर्धारण का अध्ययन किया जाता है और इसमें बड़ी बड़ी समस्या यानी राष्ट्रीय आय और रोजगार का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखिए। तो समष्टि अर्थशास्त्र परिभाषा का अर्थ है किसी अर्थशास्त्री की परिभाषा। प्रोफेसर स्टैनले के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध समूह के योगों के आर्थिक व्यवहार को समझने से है, मतलब समूह है, इसके जो इकाइयों का योग है उनके आर्थिक व्यवहार को समझने से है। नाम आपको ज़रूर याद रखना है, स्टैनले। समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता व्यापक दृष्टिकोण। समष्टि अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण व्यापक है, मतलब ये अर्थव्यवस्था के बड़े योगों औसतों का अध्ययन करता है, इसलिए इसे योगात्मक अर्थशास्त्र कहते हैं। व्यापक विश्लेषण, ये बड़ी बड़ी समस्याओं का विश्लेषण करता है, जैसे मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति आदि। समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। समष्टि अर्थशास्त्र जटिल अर्थव्यवस्था को समझने में सहायक है। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करती है, तो जो छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं उनके परस्पर संबंध जटिल होते हैं, उन जटिल संबंधों का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक। आर्थिक नीति किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बनाई जाती बल्कि संपूर्ण समाज को ध्यान में रखकर बनाई जाती है और संपूर्ण समाज का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा आर्थिक नीति निर्माण सरकार के द्वारा किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के दो दोष लिखिए। पहला है व्यक्तिगत इकाइयों के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू नहीं होते। इसमें आप एक उदाहरण लिख सकते हैं कि जैसे एक व्यक्ति के लिए बचत करना अच्छी बात है, लेकिन अर्थव्यवस्था में सभी लोग यदि बचत करने लगें तो सब अपना अपना पैसा जो है बचा कर बैठ जाएंगे, ना कोई उत्पादन करेगा, ना कोई उपभोग करेगा, ना विनिमय होगा, ना वितरण होगा, है ना, तो कुछ भी नहीं होगा, तो अर्थव्यवस्था ही ठप हो जाएगी। तो जो एक व्यक्तिगत इकाई के लिए निष्कर्ष होते हैं वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू नहीं हो सकते। ये समष्टि अर्थशास्त्र का दोष है। समूह में एक रूपता होना। समष्टि अर्थशास्त्र में क्या करते हैं, हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक साथ अध्ययन करते हैं या बड़े योग का अध्ययन करते हैं। तो योग के अंदर जो समूह है वो एक जैसे होना चाहिए, तभी सही निष्कर्ष निकलेगा। अगर एक व्यक्ति के साथ जनगणना के साथ हम पशु गणना कर लेंगे तो निष्कर्ष क्या होगा, गलत निकलेगा। यानी समूह में एक रूपता होना चाहिए। सूक्ष्म और समष्टि विश्लेषण की परस्पर निर्भरता बताइए। देखिए पूछा गया है कि जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है वो व्यष्टि यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र पर कैसे निर्भर है। तो देखिए एक व्यक्ति अगर ये चाहता है कि वो किसी वस्तु का उत्पादन करना चाहता है, तो अब वो किसका उत्पादन करे ये निर्णय वो कैसे लेगा। निर्णय तो व्यक्तिगत है, व्यष्टि का, लेकिन उसे समष्टि का सहारा लेना पड़ेगा। उसे देखना पड़ेगा कि देश में किस वस्तु की मांग है,
जिस वस्तु की मांग होगी, जिसका उत्पादन करने वाले श्रमिक उपलब्ध होंगे, वह उसी वस्तु का उत्पादन करेगा। यानी समस्या व्यष्टि थी लेकिन उसे समष्टि का सहारा लेना पड़ा। दूसरा देखिए, एक मजदूरी जो है उसको हमें कितनी मजदूरी देना चाहिए, यह एक व्यक्तिगत समस्या है, लेकिन इसका हल करने के लिए हमें समष्टि का सहारा लेना पड़ेगा कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में मजदूरी का क्या स्तर चल रहा है, उस हिसाब से हम मजदूरी दे सकते हैं। समष्टि की व्यष्टि पर निर्भरता, यानी आपसे पूछा है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था जो है, समष्टि अर्थशास्त्र यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था, पिछला क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र पर कैसे निर्भर है, यानी बड़ी संपूर्ण अर्थव्यवस्था व्यष्टि अर्थशास्त्र पर कैसे निर्भर है। देखिए, यदि मान लीजिए कि समाज में सभी वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो रही तो सभी फर्में क्या करेंगी, अपने उत्पादन को बढ़ा देंगी। लेकिन एक फर्म जिसकी की उत्पादन लागत में वृद्धि नियम लागू हो रहा, मतलब जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाती है वैसे वैसे लागत बढ़ेगी। अब लागत बढ़ेगी तो वो उत्पादन को बढ़ाएगी क्या, नहीं बढ़ाएगी। तो ये वाली बात व्यष्टि अर्थशास्त्र बताएगी कि जिस पर लागत वृद्धि नियम लागू हो रहा है वो फर्म उत्पादन नहीं बढ़ाएगी। समष्टि तो केवल क्या बता देगी कि मांग बढ़ रही है तो उत्पादन बढ़ाना चाहिए। लेकिन एक फर्म जिसकी लागत वृद्धि हो रही है उसको व्यष्टि अर्थशास्त्र ही बताएगी कि उत्पादन को नहीं बढ़ाना चाहिए। तो व्यष्टि के निष्कर्ष को भी अच्छे से समझने के लिए समष्टि को हमें देखना होता है। दूसरा, यदि लोगों की आय बढ़ती है तो हम समझते हैं कि वो ब्लैक एंड वाइट टीवी की जगह रंगीन टीवी खरीदेंगे, है ना। तो ये यदि हमने एक व्यक्ति पर ये प्रयोग किया तो उसके आधार पर हम ये निष्कर्ष निकालेंगे कि रंगीन टेलीविज़न उद्योग का विकास होगा। यानी समष्टि अर्थशास्त्र यहाँ किस पर निर्भर हुई, व्यष्टि पर निर्भर हुई। व्यष्टि और समष्टि में से कौन सा बेहतर है, देखिए दोनों बेहतरीन हैं, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र की कमियों को समष्टि अर्थशास्त्र दूर करता है और समष्टि अर्थशास्त्र की कमियों को व्यष्टि अर्थशास्त्र दूर करता है। इसलिए दोनों बेहतर नहीं बल्कि दोनों बेहतरीन हैं। क्यों, क्योंकि दोनों अर्थशास्त्र के अध्ययन की अलग अलग रीति हैं, एक दूसरे से प्रतियोगिता नहीं करती बल्कि पूरक हैं, यानी एक दूसरे की कमियों को दूर करती हैं। सैमुएल्सन का कथन बहुत अच्छा है कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में कोई विरोध नहीं है, दोनों अत्यंत आवश्यक हैं। यदि आप यह समझते हैं कि एक से अनभिज्ञ रहते हैं और दोनों में से किसी एक को नहीं पढ़ते हैं तो आप अर्ध शिक्षित ही कहलाएंगे। यानी दोनों ही कैसी हैं, बेहतरीन हैं। थैंक यू।